हाय एवरीबॉडी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन में यानी स्पोकन इंग्लिश में अगर फ्रेजेस का इस्तेमाल हम करें तो हम काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। एक्चुअली फ्रेजेस का इस्तेमाल करने से आपकी लैंग्वेज का लेवल काफ़ी हाई होता है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे 5 क्लासिकल फ्रेजेस। ये 5 ऐसे क्लासिकल फ्रेजेस हैं जो आपकी इंग्लिश को बहुत ही खूबसूरती देते हैं और आपकी इंग्लिश का लेवल काफ़ी हाई होता है। अच्छा दोस्तों, आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना हो, आप जानते हैं, जिससे कि आप हर फ्रेज की मीनिंग और सेंटेंस में उसको कैसे यूज़ करेंगे इस बात को सीख सकें। और अगर आपको और भी ज़्यादा फ्रेजेस सीखने हो तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स। उस प्लेलिस्ट में जाके आप और भी दूसरे अलग अलग फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स सीख सकते हैं और उनको अपनी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, पहला जो फ्रेज है आज का वो है व्हेन पिग्स फ्लाई, और इसका मीनिंग है दोस्तों असंभव। ऐसा मीनिंग क्यों है? क्योंकि दोस्तों पिग का मीनिंग होता है सुअर और फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। तो सुअर के पंख तो नहीं होते, वो कभी उड़ नहीं सकता, इसीलिए व्हेन पिग्स फ्लाई, जब सुअर उड़ेंगे, यानी जो असंभव है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा? जैसे मान लेते हैं आपके पास एक बाइक है बड़ी अच्छी और आप उस बाइक के लिए बहुत पॉजिटिव हैं, कभी किसी को देते नहीं हैं, उसको बहुत साफ़ सुथरा चमका के रखते हैं। कोई आपसे मांग रहा है बाइक, आप बोल रहे हैं बाइक नहीं दूंगा, बाइक देना असंभव है, मैं तुमको बाइक उस दिन दूंगा जिस दिन सुअर उड़ने लगेंगे। आई गिव यू माई बाइक व्हेन पिग्स फ्लाई। ऐसे इसको यूज़ करना है सेंटेंस में। मैंने कुछ एक एग्जाम्पल्स बनाए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते 2 फ्रेंड्स बात कर रहे हैं। एक फ्रेंड कह रहा है कि मैं किसी सुपरस्टार का, जो लड़की है उसका नाम लेके बोल रहा है कि मैं तो उसी से शादी करूंगा। मान लेते हैं कटरीना कैफ का नाम ले रहा है कोई, मैं तो कटरीना कैफ से शादी करूंगा। तो दूसरा फ्रेंड क्या बोलेगा? अबे सपने देखना छोड़, कटरीना कैफ तुमसे कभी शादी नहीं करेगी, उसका तुमसे शादी करना असंभव है। तो इस बात को कैसे कह सकते हैं हम इस फ्रेज को यूज़ करके? शी विल मैरी यू व्हेन पिग्स फ्लाई। वो तुमसे उस दिन शादी करेगी जिस दिन सुअर उड़ने लगेंगे। तो न सुअर कभी उड़ेंगे न कभी उससे शादी होगी। तो इस प्रकार से इसको यूज़ करना है। मान लेते हैं कोई ऐसा आदमी है जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, लेकिन देश की जनता नहीं चाहती कि ये प्राइम मिनिस्टर बने। अब अपने मन में सोचने से क्या होगा? तो कोई यही बात बता रहा है कि ही विल, ऐसे बोलेंगे, ही विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर व्हेन पिग्स फ्लाई। वो उस दिन प्रधानमंत्री बनेगा जिस दिन सुअर उड़ने लगेंगे, यानी वो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, उसका प्रधानमंत्री बनना, प्राइम मिनिस्टर बनना असंभव है। तो देखा दोस्तों आपने, कितना कमाल का फ्रेज है। इसको यूज़ करके आप तरह तरह के सेंटेंसेस बोल सकते हैं और काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास गो ग्रेट गन्स। अब गन का मीनिंग होता है दोस्तों बंदूक, ग्रेट गन बड़ी बंदूक चलाना। तो इसका असल में मीनिंग क्या है? असल मीनिंग है दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ता हुआ होना। यानी अगर ज़िंदगी में कोई भी आदमी, कोई भी काम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, ताकत के साथ काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है, तो इस बात को बताने के लिए आप इस फ्रेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, गो ग्रेट गन्स, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ता हुआ होना। जैसे इंडिया के बारे में कह सकते हैं, इंडिया इज़ गोइंग ग्रेट गन्स। इंडिया जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, काफ़ी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के रूप में, एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में आगे बढ़ रहा है। इंडिया इज़ गोइंग ग्रेट गन्स। आप अपने लिए कह सकते हैं। मान लेते हैं आपसे किसी ने पूछा कि भाई आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग ऑन। आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग ग्रेट गन्स, मैं तो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ, यानी मैं काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा हूँ लाइफ में। मान लेते हैं कोई आपसे आपके बिजनेस के लिए पूछे, हाउ इज़ योर बिजनेस गोइंग ऑन, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, तो आप बोल सकते हैं इट इज़, बिजनेस के लिए इट इज़ गोइंग ग्रेट गन्स, या माई बिजनेस इज़ गोइंग ग्रेट गन्स। आपकी पढ़ाई के लिए कोई पूछ ले, हाउ आर योर स्टडीज़ गोइंग ऑन, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, आप बोल सकते हैं माई स्टडीज़ आर गोइंग ग्रेट गन्स। तो कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत अच्छी तरीके से, अच्छी तरह से ताकत के साथ आगे बढ़ रहा हो, तो इस बात को बताने के लिए हम इस फ्रेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास बी ऑन क्लाउड 9। क्लाउड 9 पर होना, तो इसका एक्चुअल मीनिंग हिंदी में क्या है? हिंदी मीनिंग है दोस्तों बहुत अच्छी हालत में और खुश होना। अब ये मीनिंग कहाँ से आ गया? अच्छी हालत में। क्लाउड का मतलब होता है बादल, 9 का मतलब है 9, तो 9 नंबर का बादल ये क्या है? तो दोस्तों एक्चुअली ये फ्रेज है बी ऑन क्लाउड नंबर 9, शॉर्ट में उसको ऐसे लिखते हैं बी ऑन क्लाउड 9। तो दोस्तों ये क्लाउड 9 की कहानी क्या है? एक्चुअली हमको ये भी सीखना चाहिए कि फ्रेजेस बने कैसे हैं, उनके पीछे की हिस्ट्री क्या है। इस फ्रेज की थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ, आपके लिए जानना अच्छा रहेगा, आपको नॉलेज हो जाएगी एक। तो दोस्तों जैसे अंग्रेजी जो भाषा है वो अंग्रेज़ों की भाषा है और उनका धर्म मेनली जो है वो ईसाई धर्म होता है, क्रिश्चियन होते हैं वो। तो उनकी जो होली बुक है द बाइबल, उसमें ये लिखा हुआ है कि स्वर्ग के अलावा, स्वर्ग तो अच्छी जगह होती ही है, स्वर्ग के अलावा भी आसमान में एक जगह है जिसका नाम है क्लाउड नंबर 9, और उस जगह पर खुशियों के अलावा और कुछ भी नहीं है।
इसी बात को लोगों ने अपनी बातचीत में शामिल कर लिया। जनरली क्या होता है, जो किसी भी कंट्री में जो हिस्ट्री की बुक्स होती हैं या जो धर्म की बुक्स होती हैं, उनमें जो बातें लिखी होती हैं उनके ऊपर कहावतें बन जाती हैं और उस देश की भाषा में इस्तेमाल होने लगती हैं। तो यही चीज़ बाइबल में लिखी हुई है। क्लाउड नंबर 9 के बारे में ये लिखा हुआ है कि क्लाउड नंबर 9 एक बहुत अच्छी जगह है। तो इसका इस्तेमाल डेली लाइफ की बातचीत में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बातचीत में इस्तेमाल, ये फ्रेज़ बन गया। और तो लोग बोलते हैं कि मैं तो क्लाउड नंबर 9 पर हूँ, यानी मैं बहुत अच्छी हालत में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो इसको अंग्रेज़ों ने ऐसी इस तरीके से बोलना शुरू कर दिया और एक फ्रेज़ बन गया कि आई एम ऑन क्लाउड 9। कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, ओह आई एम ऑन क्लाउड 9, तो अब ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। एक्चुअली क्लाउड नंबर 9 के नाम से पूरी दुनिया में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, बार्स बने हुए हैं। यानी उन होटल वालों का क्या कहना है कि हमारे यहाँ आपको उतनी ही खुशी मिलेगी जितनी क्लाउड नंबर 9 पे मिलती है। ये कॉन्सेप्ट है इसका, ये सोच के लोगों ने ऐसा नाम रखा और ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो किसी ने पूछा हाउ आर यू, तो कह रहा है आई एम ऑन क्लाउड 9, मैं तो क्लाउड 9 पर हूँ। पास्ट टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, शी वॉज ऑन क्लाउड 9, अरे वो तो क्लाउड 9 पर थी, यानी बहुत खुश थी, काफ़ी उसके जीवन में कोई दुख नाम की चीज़ नहीं थी। यह आदमी अपने लिए कह रहा है मेरे जीवन में दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है, मैं तो खुश ही खुश हूँ। अच्छा दोस्तों, ये जो है बी, ये अपने रूपों में इस्तेमाल होगा। बी के प्रेजेंट में 3 रूप होते हैं, एम, इज, आर, और पास्ट में 2 रूप होते हैं, वॉज, वर। तो ये जो एम है, आई एम, ये बी का ही रूप है। बी ऑन क्लाउड 9, क्लाउड 9 पर होना, तो यहाँ बना आई एम ऑन क्लाउड 9। यहाँ बी से वॉज बना दूसरे सेंटेंस में, शी वॉज ऑन क्लाउड 9। तो बी का इस तरीके से इस्तेमाल होगा सेंटेंस में। तो दोस्तों ये तीसरा फ्रेज था। अब हम आते हैं चौथे फ्रेज पर। चौथा फ्रेज है दोस्तों फेंडर बेंडर। ये भी कमाल का फ्रेज है। इसकी मीनिंग क्या है? मीनिंग पहले हिंदी बता दूँ अभी। मीनिंग है इसकी मामूली कार एक्सीडेंट। जैसे कार्स जो है, 2 गाड़ियाँ आपस में हल्के से अगर टकरा जाती हैं तो कार का निचला हिस्सा जनरली उसमें कोई या तो डेंट पड़ जाता है या मुड़ जाता है कभी कभी। एक्चुअली फेंडर बेंडर का मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। फेंडर गाड़ी का, कार का सबसे निचला हिस्सा होता है। कार में जो पहिए होते हैं तो पहिया आधे पहिए तक कार की बॉडी आती होती है, तो आधे से ऊपर जो पहिए का हिस्सा है उतनी दूर तक जो कार की बॉडी होती है, नीचे सबसे निचला हिस्सा, उसी को फेंडर कहते हैं। तो फेंडर की वो मीनिंग है। बेंड का मतलब होता है मोड़ना या मुड़ना। तो फेंडर बेंडर यानी ऐसी चीज़ जिसमें फेंडर मुड़ गया हो, ऐसी कोई घटना जिससे फेंडर यानी कार का निचला हिस्सा मुड़ गया हो। ऐसा कब होगा? जब कोई छोटा सा मामूली सा एक्सीडेंट होगा। तो एक्चुअली इसका मीनिंग है मामूली कार एक्सीडेंट। अगर किसी का ऐसा छोटा हल्का सा एक्सीडेंट हो गया तो वो कह सकता है, यू नो आई हैड अ फेंडर बेंडर लास्ट नाइट। अरे यार कल रात ना मेरी गाड़ी से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, मामूली सा एक्सीडेंट हो गया। तो किसी में चोट तो नहीं लगी? नहीं चोट नहीं लगी, हल्की सी गाड़ी में खरोंच आई है ऐसे। तो वही मैंने एग्जाम्पल बनाया, आई हैड अ फेंडर बेंडर लास्ट नाइट, कि पिछली रात मेरी एक छोटी सी मामूली सी कार दुर्घटना हो गई थी। तो देखा दोस्तों आपने कितना कमाल का फ्रेज है, फेंडर बेंडर यानी छोटा सा कार एक्सीडेंट। इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे आपके किसी जानने वाले का अगर ऐसा हो तो आप बोल सकते हैं, यू नो ही हैड अ फेंडर बेंडर, या ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन अ फेंडर बेंडर। वो एक छोटे से या मामूली से कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गया था, यानी कि कार किसी दूसरी कार से हल्के से टकरा गई थी। उसके बाद है दोस्तों बी अंडर द वेदर। ये बहुत ही कमाल का फ्रेज है और इसका मीनिंग आपको ज़रूर सीखना चाहिए। हिंदी में पहले दोस्तों इसका मीनिंग होता है तबीयत खराब होना यानी बीमार होना। तो बी अंडर द वेदर, वेदर का मतलब है मौसम, अंडर का मतलब है नीचे, मौसम के नीचे होना, ऐसा मीनिंग निकल रहा है। तो तबीयत खराब होना कैसे मीनिंग हो गया? तो दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इस फ्रेज की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, ये फ्रेज बना कैसे था। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मछुआरे जो होते हैं, जो समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं, नदी वाले नहीं, जो समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं, उनको मछली के स्पॉट्स पता होते हैं कि कहाँ पर कौन सी मछली ज़्यादा मात्रा में मिलती है। अच्छा, वो जब समुद्र में जाते हैं मछली पकड़ने के लिए तो बहुत दूर तक समुद्र में जाते हैं, तो उनका कई कई दिनों का प्रोग्राम होता है, 1 महीने का, 2 महीने का। उतना राशन लेके, दवाइयाँ वगैरह लेके वो जाते हैं कि कोई बीमार वगैरह पड़ गया तो उसको दवाई दे सकें, या खाने पीने का पूरा सामान लेके जाते हैं वो, कि क्योंकि उनको 1 महीने या 2 महीने के बाद वापस आना है। लेकिन जब वो समुद्र में जाते हैं तो समुद्र में जो बीच समुद्र में मौसम ख़राब होता है, अक्सर बारिश होती है, तेज़ हवाएं चलती हैं, और उनको डेक पर जहाज़ के ऊपर खड़े होकर काम करना पड़ता है, मछलियाँ पकड़नी पड़ती हैं लगातार, क्योंकि तभी तो वो पैसे कमाएंगे। तो क्या होता है कि इतने ख़राब मौसम में कभी कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, कोई बीमार पड़ गया। अब अगर कोई बीमार हो गया तो उधर बारिश में, तूफान में तो काम कर नहीं पाएगा। तो वो क्या करते हैं? अच्छा, तबीयत क्यों ख़राब हुई उसकी? मौसम के कारण।
तो क्या करते हैं, उसको नीचे के कैबिन, नीचे जो कैबिन्स बने होते हैं सोने के लिए, जहाँ की मौसम का कोई असर नहीं होता, उसको वहाँ भेज देते हैं कि भाई तुम 3-4 दिन नीचे कैबिन में ही रहो, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो तुम फिर से ऊपर आ जाना और काम शुरू करना। तो उसने क्या किया, मौसम जो ऊपर ख़राब मौसम है उसके नीचे चला गया, यानी कैबिन में चला गया। तो इसी से धीरे धीरे ये एक फ्रेज़ बन गया और इसका एक्चुअल मीनिंग अब बन गया है बीमार होना। तो बी का दोस्तों वही है, बी से एम इज़ आर या वॉज वर बनेगा। अगर मान लेते हैं किसी की तबीयत खराब है तो वो कह रहा है अपने बारे में, अरे यार मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब। अच्छा, हम लोग क्या बोलते हैं, आई एम इल, आई एम सिक, वो भी ठीक है, वो भी बोल सकते हैं आप। लेकिन आप ये भी बोल सकते हैं, ये टॉप क्लास की इंग्लिश है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, यू नो आई एम अंडर द वेदर, मेरी तबीयत खराब है, आई एम अंडर द वेदर। या आप किसी और के लिए बोल सकते हैं, ही इज़ अंडर द वेदर, उसकी तबीयत खराब है, वो नहीं आ सकता। यू नो ही कांट कम टुडे, ही इज़ अंडर द वेदर। आई कांट कम टुडे, आई कांट कम टू द क्लास टुडे, आज मैं क्लास में नहीं आ सकता, आई एम अंडर द वेदर, आज मेरी तबीयत खराब है। अच्छा दोस्तों, आपके मन में कई बार हो सकता है आए, अरे यार ये फ्रेजेस कौन समझेगा। दोस्तों इंग्लिश भी कहाँ बोलते हैं, इंग्लिश हम उनके सामने ही बोलते हैं ना जिनको इंग्लिश आती होती है। इसीलिए ये फ्रेज हमको वहाँ पर बोलने हैं जहाँ इस प्रकार का माहौल है, जहाँ इस प्रकार के लोग हैं, उन्हीं के सामने ये फ्रेज हमको बोले, जहाँ हमको ये उम्मीद है कि ये समझ जाएंगे लोग, तो उन्हीं के सामने आपको इन फ्रेजेस का इस्तेमाल है। दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया, क्लासिकल फ्रेजेस हैं। ये फ्रेजेस बोलने से आपकी इंग्लिश का लेवल काफ़ी हाई होगा और आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इन फ्रेजेस की मदद से आप काफ़ी अच्छी टॉप क्लास इंग्लिश बोल पाएंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम फिर एक कमाल की चीज़ सीखेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई दूसरी आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई दूसरे प्रकार के फ्रेजेस या कुछ भी ऐसी चीज़ आप सीखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको एक वीडियो उस पर बना करके दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।